नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक लिया गया है क्लास 8th की बुक से, एक क्लास 8th के बच्चों के लिए है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या होता क्या है। इसको इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि जब एक संख्या का गुणा उसी संख्या से किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उसी संख्या का वर्ग कहलाता है या स्क्वायर कहलाता है। जैसे देखिए, एक का वर्ग करना है तो वर्ग को हम इस तरह से दिखाते हैं, दो घात यहाँ लगाते हैं। घात का इसका मतलब यह है कि इस संख्या को दो बार गुणा किया गया है, दो बार लिखा जाएगा, 1 गुणे 1। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और 2 का स्क्वायर बराबर होगा 2 गुणे 2 बराबर, यहां ये 1 होगा और ये 4 होगा। इसी तरह से 1 से 10 तक के स्क्वायर आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे और आपको याद भी करने हैं। अगर आपको वर्ग और वर्गमूल को अच्छे ढंग से समझना है तो आपको 1 से 10 तक, कम से कम 1 से 10 तक के वर्ग आपको पता होने चाहिए। तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16, 5 का वर्ग होगा 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर है 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब यहाँ पर वर्ग के बारे में तो आपने ये देख लिया कि ये इसका वर्ग है, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है और इसको इस तरह से दिखाते हैं। वर्गमूल की बात करते हैं तो जब हम वर्ग पढ़ रहे हैं तो वर्ग के साथ में वर्गमूल को भी पढ़ेंगे। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। देखिए, ये जो पूर्ण वर्ग है और इन वर्गों के यही वर्गमूल होंगे जिस संख्या का वो वर्ग है और वही संख्या उसका वर्गमूल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पर 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9 और 100 का वर्गमूल 10। ये आपको 10 तक याद रखना है, 1 से 10 तक के संख्याओं के वर्ग और उन वर्गों के वर्गमूल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, इन वर्गों के कुछ गुण हैं, कुछ विशेष गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला गुण देखिए, पहला गुण है सम संख्या का वर्ग। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा। क्लियर है? अगर कोई सम संख्या है, सम संख्या का मतलब क्या होता है? जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या होती है और जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या होती है। तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। तो चलिए, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक सम संख्या 2 है, एक 4 है, एक 6 है, ये हमारी सम संख्याएं हैं। और इन संख्याओं का अगर हमें वर्ग करना होगा तो इसका वर्ग करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64, 10 का स्क्वायर होता है
100 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ आप देख रहे होंगे पहला गुण क्या है कि किसी सम संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो जो वर्ग होगा वो सम संख्या ही होगा। ये इसका पहला गुण है। दूसरा गुण है यहाँ पर विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होगा। अब चलिए हम विषम संख्या ले लेते हैं। हमारे पास विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 विषम संख्या ले ली हमने। अब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121। अब आप देखेंगे कि जब हमने सम संख्याओं का वर्ग किया तो हमारे जो वर्ग हुआ वो सम संख्या है, और जब हमने विषम संख्याओं का वर्ग किया तो वर्ग जो प्राप्त हुआ वो विषम संख्या ही प्राप्त हुआ। तो पहला गुण सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा। दूसरा गुण इसका है विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। तीसरा है पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होगी। कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, अगर उसके अंत में 0 है तो 0 या तो 2 होंगे यानी सम होंगे तो 2 होंगे, या तो फिर 4 होंगे, 3 और 5 नहीं हो सकते, यानी विषम संख्या में 0 नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पर ये संख्या 0 1 0 है, अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर इसमें एक और 0 मिला देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग है। एक 0 इसमें और बढ़ा देते हैं, अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये 1000 हो गया। इसी तरह से अगर एक 0 और बढ़ा दें तो ये फिर से पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास देखिए 0 की संख्या सम है तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? जी नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये पता करने के लिए कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है तो के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। सम से देखेंगे तो ये हम जान लेंगे कि ये हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये होगी। बात समझ में आ रही है? ये जरूरी नहीं है कि शून्यों की संख्या सम होगी तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। जी नहीं। हाँ, इतना तो है कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में जो शून्यों की संख्या होती है वो सम होती है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसमें 0 होंगे, जो वो 2 4 6 8 यानी कि सम संख्या में ही होंगे। ये अनिवार्य नहीं है कि 2 0 होंगे तो वो सम संख्या, वो पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तीसरा गुण था। अब चलिए चौथा गुण, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो, कोई भी संख्या दी हुई है और उसके अंत में 2 3 7 और 8 अगर अंत में इकाई अंक में है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसका चौथा गुण है। जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो अगला गुण है, पांचवा गुण है, पूर्ण वर्ग संख्या को 3 से भाग देने पर शेष फल 1 या 0 मिलता है। पूर्ण वर्ग संख्या के गुण में सबसे महत्वपूर्ण ये है पांचवा गुण। जो गुण यहाँ पे दिया है कि पूर्ण वर्ग संख्या को यदि 3 से भाग दिया जाए तो जो शेष फल आएगा वो या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। अगर और अन्य कोई संख्या आती है शेष फल में तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा होमवर्क के तौर पर। कोई भी संख्या लीजिए आप, पूर्ण वर्ग संख्या जब आप लेंगे
3 से भाग करेंगे, जैसे कि 81, ये 9 का वर्ग है। अब हमें पता है कि ये पूर्ण वर्ग है, इसलिए हम इसको भाग करेंगे 3 से कर रहे हैं। 3 दूनी 6, 2 और ये 1, 3 सत्ते 21, शेषफल 0। कोई भी 25 ले लीजिए, 5 का वर्ग होता है 25, ये लीजिए 3 अट्ठे 24, यहां पे 1 बचा, यानी कि यहां शेषफल 0 है और यहां पर 1 है। अगर हम ले लेते हैं कोई संख्या 98 और हम क्या करते हैं, 3 से भाग करते हैं, 3 तिहाई 9, ये 8 आएगा, 3 दूनी 6, ये 2 बच गया। अगर संख्या दी है कि ये क्या पूर्ण वर्ग है, तो आप किससे पता कर सकते हो, 3 से भाग करके, और जो शेषफल आया 2, यानी कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो या तो शेषफल 1 होगा और या फिर शेषफल 0 होगा। तो एक गुण ये इसका था कि पूर्ण वर्ग संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल 1 या फिर 0 मिलेगा। यहाँ पर छठा गुण क्या है, यदि n एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि अगर कोई संख्या n है जो एक पूर्ण वर्ग है, तब 2n पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए 2n कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जबकि 4n एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 4n एक पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि ये संख्या n तो पूर्ण वर्ग है ही, 4 भी पूर्ण वर्ग है, ये 2 का वर्ग होता है। इसलिए 4n यानी जब हम 2 वर्गों का आपस में गुणा करेंगे तो वो भी संख्या जो होगी वो भी एक पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है। 7वां गुण देखिए, 7वें में दिया है 3 प्राकृतिक संख्याएं a b c को पाइथागोरियन त्रिक कह सकते हैं यदि a² प्लस b² बराबर हो c²। 3 संख्याएं हमारे पास हैं a b c और इनको हम पाइथागोरियन त्रिक कह सकते हैं। कब कह सकते हैं कि जब a² प्लस b² बराबर c² हो जाए। और सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए m के लिए, यानी m बड़ा है 1 से, यानी ये 1 से m बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर m ग्रेटर देन 1 के लिए 2m m² माइनस 1 m² प्लस 1 होता है। ये पाइथागोरियन त्रिक के लिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 2m m² माइनस 1 m² प्लस 1, क्योंकि इससे संबंधित तमाम प्रकार के क्वेश्चन अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो इसे आपको याद रखना है। याद तो आपको सारी चीजें इसमें रखनी पड़ेंगी। फिर अगला गुण है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं n प्लस 1 है 2। यदि मान लेते हैं 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक n है, तो क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है एक संख्या के बाद वाली संख्या। मान लेते हैं कोई भी संख्या आप लीजिए, 10 लीजिए तो आगे वाली 11, 18 ले लीजिए तो अगली 19, यानी क्रमागत। तो 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं n प्लस 1 है, तो उनके वर्गों के बीच का अंतर होता है 2n प्लस 1। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं मान लेते हैं 2 है और 3 है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर में से 2 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो अब हम 2, ये हमारा n है, n का मतलब हमने 2 लिया है, और ये हमारी 3 हो जाएगी। तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को जब घटाएंगे तो इतना आएगा 2n प्लस 1, यानी 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, अब आप शायद समझ गए होंगे। n प्लस 1 जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें n के स्क्वायर को घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 2n प्लस 1 होगा। क्यों? इसका भी उपयोग अभी आपको आने वाले प्रश्नों में आगे एक्सरसाइज में करना है। और इसका 9वां गुण है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। जैसे आपसे कहा जाए
कि 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको ये पता करना है कि 1 से लेकर 20 तक की कितनी विषम संख्याएं हैं, और जितनी विषम संख्याएं हो उसी का वर्ग कर दीजिए और उसका योग आ जाएगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।